नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हम ये शो लेकर आते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपको अपना पैसा कैसे बचाना है और उसको कहां लगाना है, ताकि ना सिर्फ आपका पैसा बचे, आपके पास रहे, बल्कि वो बढ़ता भी रहे और भविष्य में आपके जितने लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में आपका पैसा आपकी मदद करे। इस कार्यक्रम में आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और उसके लिए आपके पास 2-3 साधन हैं। पहला, आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 704520000 पर, या जब ये कार्यक्रम चल रहा है उस वक्त अगर आप इसे एक्स पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जो हमारे मेहमान हैं आज के और एक्सपर्ट आपके लिए, मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। शुक्रिया मनोज जी। तो आज जैसा कि हमने तय किया था, आज हम बात करेंगे इनोवेशन फंड पर। तो आज के दौर में इनोवेशन की बहुत चर्चा हम सुनते हैं बार बार। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या पर्सपेक्टिव है आपका इनोवेशन पर, और इनोवेशन फंड खास तौर पर क्या होते हैं? देखिए मनोज जी, पहले तो कैसा है कि ये जो इनोवेशन की बातें, या तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, एएमसीज हैं, वो ऐसे फंड्स लेकर आ रहे हैं। कम से कम 14 से 15 फंड्स अभी मार्केट में आ गए हैं लास्ट 1-1.5 साल के अंदर। तो मेन तो पहला रीज़न यही है कि ग्लोबल शिफ्ट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लोग चर्चा करने लगे हैं। उसके लिए भी इनोवेशन की बातें हो रही है। एआई हो गया, ईवी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बायोटेक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बातें चर्चा में आ गई है। उसके रिलेटेड सेक्टर्स के बारे में लोग बात करने लगे हैं। और कुछ कंपनीज़ हैं, डेफिनेटली ग्लोबल फ्रंट पे ज़्यादा है, बट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपनीज़ ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर रही है। तो ऐसा कहते हैं कि जो नेक्स्ट डेकेड का इनोवेशन या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यही सब सेक्टर्स में होगा। तो लाजमी है कि ये सेक्टर को अर्ली कैप्चर करना है एएमसीज को। इसके लिए ये इनोवेशन थीम लेकर या इनोवेशन सेक्टर को फोकस करके ये लोग फंड्स लेके आ रहे हैं। तो मतलब इनोवेशन एक तरीके की थीम हो गई जिसमें फंड मैनेजर्स ये देखते हैं कि कहाँ इनोवेशन से पैसा बनने वाला है। एब्सोल्युटली, यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हो सकती है, या तो बिजनेस में वो इनोवेशन ला रही है। जैसे मान के चलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर एक हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर एक हो गया, फिनटेक, क्लीन एनर्जी, ऐसे सब सेक्टर में अभी ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कैसे डिजिटल यूज़ करके वो पर्टिकुलर सेक्टर में वो इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, और वही सब कंपनीज़ को अपने इनोवेशन फंड्स के अंदर वो लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये बताइए कि चलिए, किसी को अगर भरोसा है किसी निवेशक को कि आने वाले समय में ये दुनिया जो है इनोवेशन से आगे बढ़ने वाली है, तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो उनके लिए ये बड़ा माफिक रहेगा। इसमें मौके क्या है, ग्रोथ के ड्राइवर्स इसके क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? डेफिनेटली, देखिए जैसे हम एक केस स्टडी ले सकते हैं कि टेस्ला करके कंपनी है जो काफ़ी कुछ इनोवेशन के बारे में हमेशा आगे रहती है। तो ग्लोबल फ्रंट के ऊपर, ग्लोबल इक्विटीज़ में तो उसका स्थान कहीं ना कहीं बनता है। फिर इंडियन फिनटेक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट कुछ 5-6 सालों में इतना डिजिटल इनोवेशन हुआ है। यूपीआई एक एग्जांपल ले ले, जहाँ पे कुछ बाहर के कंट्रीज़, भारत देश को छोड़ के बाहर के कंट्रीज़ देख लिए तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमने ये अडॉप्ट कर लिया है। तो ये एक इनोवेशन है। तो ऐसे सब जो डिसरप्टिव चीज़ें हो रही है, और वो एक काफ़ी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। और इसके लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा एएमसीज या ग्लोबल फंड्स, क्योंकि ये जो इनोवेशन फंड्स है ना मनोज जी, वो सिर्फ इंडियन फंड्स, इंडियन एएमसीज के फंड्स ऐसा नहीं है। इंडियन एएमसीज ग्लोबल को भी एक्सपोजर लेकर ग्लोबल इनोवेशन फंड्स लेकर आ रही है। तो मौका, और कैसा कह सकते हैं कि मौका और दस्तूर दोनों है, इसीलिए ऐसे इनोवेशन फंड्स अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और ला रहे हैं। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है कि जो आप देख रहे हैं दुनिया में होता हुआ, उसको फंड मैनेजर्स, फंड हाउसेस उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं एक अलग तरीके से। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि एक जो इन्वेस्टर है उसको किन चीज़ों को लेके अवेयर रहना चाहिए अगर इनोवेशन फंड में वो जाना चाहता है, तो क्या देखे? डेफिनेटली, जैसे हम रिस्क
के बारे में सोच सकते हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं। पहले तो ये मान के चलना ही चाहिए, श्योर होना ही चाहिए कि भाई ये हाई वॉलेटिलिटी वाला फंड होने वाला है। काफ़ी हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों चीज़ साथ में आ सकती है। और शॉर्टर ड्यूरेशन में उसका परफॉर्मेंस के साथ मत जोड़िए। आप ऐसा सोचेंगे कि भाई ये हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है तो मैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें निवेश कर देता हूं तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत हो सकता है, यानी एक थीम को पकड़ के भी शायद से फंड हाउस निवेश कर सकता है। अगर ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो एक ही कंट्री के कुछ कंपनीज में वो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ले सकता है, तो वो भी एक रिस्क वाली बात हो जाएगी कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है मनोज जी कि वैल्यूएशन बबल होती है ऐसे सब फंड्स के अंदर, यानी अगर हम टेक कंपनीज की बात करें तो बहुत बार वैल्यूएशन हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं हम वो पर्टिकुलर स्टॉक्स को, तो वैल्यू बबल भी हो सकती है। और एक इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके सारे फैक्टर्स भी इसमें कंसीडर करने चाहिए, लोगों को ध्यान में रखने चाहिए निवेश के पहले। चलिए, तो बात लेकिन थोड़ी सी उलझ रही है, ये बताइए है किसके लिए, बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी मुझे लगता है। देखिए डेफिनेटली जो सुलझा हुआ निवेशक हो सकता है ना, सुलझा हुआ जो समझता है मार्केट को, जो ये सेक्टर को समझ के निवेश करने का सोच रहा है, तो ऐसे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा है। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स मैं कहूँगा, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होता है ना उनके लिए ये इनोवेशन फंड काफ़ी सही हो सकते हैं। इसको सैटेलाइट एलोकेशन नहीं दे सकते हम, ठीक है, इसको हमको सैटेलाइट एलोकेशन देना है, कोर पोर्टफोलियो में नहीं डालना है। सैटेलाइट एलोकेशन देना है, कोर पोर्टफोलियो में इनोवेशन को हमको नहीं डालना है। और जब हम निवेश कर रहे हैं मनोज जी तो SIP रूट काफ़ी अच्छा हो सकता है, लमसम निवेश नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न है, तो हाई रिस्क है तो लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। SIP सिस्टमेटिकली आप ऐसे फंड को पकड़िए और कम से कम टाइम होराइजन 7 to 10 ईयर्स का रखिए, उससे ज़्यादा रखेंगे तो बढ़िया ही है, बट 7 to 10 ईयर्स का आइडियल टाइम होराइजन ऐसे फंड्स के लिए हो सकता है। अब ये बताइए कि अगर किसी को इसमें जाना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, और क्या उसको कंपेयर करना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसको कंपेयर करना चाहिए, देखना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा लोगों को। एब्सोल्युटली, यानी जैसे देखिए, जैसे मैं सोचता हूं कि मुझे इनोवेशन फंड में डालना है, बट क्या मैंने पहले मेरे पोर्टफोलियो में कोई सेक्टोरियल फंड को डाला हुआ है, कोई थीमेटिक फंड को डाला है? अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड है तो मैं ये इनोवेशन को नहीं डालूंगा, क्योंकि इनोवेशन फंड भी सेक्टोरियल और थीम लेकर ही चलने वाला है। तो इसके ऑल्टरनेटिव, अगर मैं इनोवेशन में नहीं डालना चाहता, मुझे इनोवेशन ज़्यादा हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला लग रहा है, तो मैं उसमें नहीं डालूंगा, तो मैं थीमेटिक या तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को डालूंगा, जो डिफेंसिव सेक्टर हो सकता है, जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दे हो, ऐसे वाले फंड में डालूंगा। तो उसके ऑल्टरनेटिव बाय नेचुरल यही बन सकते हैं कि आप कोई सेक्टोरियल फंड में निवेश करो या कोई थीमेटिक में करो, या आप कोई ऐसे, अगर आप कंट्री स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो ग्लोबल इनोवेशन फंड्स में जा सकते हो, जहां पे आपको सारे कंट्रीज के इनोवेशन सेक्टर्स या इनोवेशन स्टॉक्स मिल सकते हैं। अगर आप इंडिया के कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डालने जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाएगा। तो या तो आप सेक्टोरियल देख सकते हैं, या तो आप थीमेटिक देख सकते हैं, या तो आप ग्लोबल फंड्स देख सकते हैं, जहां पे आपका डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। चलिए, तो नई चीज़ है और काफ़ी बातें आपने बताई। अंत में एक बार सबको हम समाहार कर देते, सबको मिला जुला के ये बताइए कि क्या कंसीडर करना है, कैसे, किन के लिए है, एक बार पूरा उसको एक निचोड़ के बोल सकते हैं हम। निचोड़ बता दें जरा इसका। देखिए, फंड मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही कोई नए फंड हाउस के नए फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको निवेश नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिटर्न तो डेफिनेटली चेज नहीं करना है, ध्यान रखना है, गांठ बांध लेनी है कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म होने वाला है, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो सकती है शॉर्ट टर्म में, ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और एक्साइटिंग लग सकता है, सुनने में एक्साइटिंग लग सकता है, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, यानी वही कि लॉन्ग टर्म जितना रखोगे तो रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कॉलर्स का सिलसिला। हमारी क्वेरीज जो आई हैं वो लेते हैं। पहली क्वेरी जो है वो है बिहार से, राजेश झा जी हैं, 35 साल की उम्र है, 33,600 की मंथली SIP है, 12.5 लाख के करीब इनका ऑलरेडी पोर्टफोलियो वैल्यू है। राजेश जी, पूछें अपना सवाल।
जी नमस्कार सर। मैंने सर एसआईपी के बारे में तो बताया सर किसमें इन्वेस्टेड है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर 8,000 रुपये मुझे और इन्वेस्ट करना है। मैं लार्ज कैप में सर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सर एज मेरा कम है और मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं अभी अपना इमरजेंसी फंड भी रखा हूँ और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि स्मॉल और माइक्रो और मिड में ही इन्वेस्ट करूँ। तो सर ये क्या सही रहेगा? और मेरा जो गोल है सर 10 करोड़ का आफ्टर 20 ईयर, तो सर ये अचीव हो पाएगा इतने एसआईपी से, या फिर और बढ़ाऊं? अभी स्टेप अप भी चल रहा है, तो 10% स्टेप अप है लगभग 50% फंड में। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि रिस्क एपेटाइट अभी है इनके पास, तो क्या उसका कैसे इस्तेमाल करें और क्या सलाह है आपकी? देखिए राजेश जी को सलाह बहुत सारी है यहाँ पे, उनका पूरा पोर्टफोलियो और उनके जो क्वेश्चंस उनके पहले तो आपको पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना होगा। ये पोर्टफोलियो के साथ आप नहीं चल सकते। अभी एक ही कैटेगरी में आपने बहुत सारा निवेश किया है, यानी स्मॉल कैप के कम से कम 4 फंड्स आपने ले लिए हैं। तो पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं राजेश जी, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने कहा कि लार्ज कैप नहीं रखना है, ठीक है, बराबर है, बट उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सोच सकते हैं, मल्टी कैप सोच सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। स्मॉल कैप में तो आप निवेश कर ही रहे हैं, वैल्यू देख सकते हैं, फोकस देख सकते हैं, कोई थीमेटिक देख सकते हैं। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन का आप 6-7 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए। अलग अलग फंड्स में एक ही एमसीज के फंड्स मत रखिए, एक ही कैटेगरी के सारे फंड्स मत रखिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए। अभी देखिए टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप कम से कम 40,000 की अगर एसआईपी कर रहे हैं, 12% अनुमान भी मैं लगा दूँ, तो आप 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। आपके ओवरऑल जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, यानी 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाने के लिए कम से कम आपको 1 लाख की एसआईपी करनी पड़ेगी। आप 10 करोड़ का टारगेट बहुत लंबा होता है, आप जिस हिसाब से कर रहे हैं तो आप 50% अचीव कर पाएंगे, 50% रह जाएंगे। और अगर 100% अचीव करना है तो 1 लाख की एसआईपी 12% अनुमान से आप 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। जी, तो राजेश जी सलाह पे ध्यान दीजिए, एसआईपी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हालांकि इन्होंने स्टेप अप की बात की है, लेकिन जहां तक आपको पहुंचना है वो थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है, तो थोड़ा और जोर लगाइए। बहरहाल बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। अमरनाथ झा हैं पटना से, 37 साल के हैं, ये भी 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 8 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है और इनको 20 साल में रिटायर करना है। तो मतलब क्या बन पाएगा 20 साल के बाद, ये है इनका सवाल। और फंड्स के बारे में तो सबका सवाल रहता है। देखिए उनका मैं पोर्टफोलियो देख रहा था मनोज जी, इनका सवाल ले लेते हैं। अमरनाथ जी, आप पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी जी सर, मेरे 2-3 छोटे सवाल होंगे, मतलब छोटी सी जिज्ञासा है 2-3। एक, म्यूचुअल फंड में अगर बहुत ज्यादा पैसा है एसआईपी के रूप में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब रिटर्न कम हो सकता है क्या बहुत लंबे समय में? दूसरा है कि 20 साल के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बताइए जिसमें ज्यादा बदलाव हमको नहीं करना पड़े, ग्रोथ और वैल्यू वगैरह दोनों स्टाइल शामिल करते हुए बेहतर फंड हो, ताकि मतलब सुकून से मैं अपना काम कर सकूं और ये हो सके। ठीक है। तीसरा सवाल है कि इंडेक्स फंड जरूरी है क्या? मेरे पास अभी एक भी इंडेक्स फंड नहीं है, तो काइंडली इस बारे में भी जानकारी दें तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। ठीक है, 20 साल के लिए थोड़ा निश्चिंत इनको चाहिए सलाह कि 20 साल आराम से ये निवेश कर सकें। देखिए उनका पोर्टफोलियो अगर उन्होंने जो भेजा था, मैं गो थ्रू कर रहा था अभी स्क्रीन पे, तो देखिए पोर्टफोलियो में कम से कम 9 फंड्स रखे हैं उन्होंने, और एक ही एएमसीज के उन्होंने 2-2 फंड्स लिए हुए हैं, वो दिख रहे हैं। तो जब हम 2 कैटेगरी, एक ही एमसीज के 2 डिफरेंट कैटेगरी में निवेश किया है ना मनोज जी, तो हमेशा हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग कितना है, वो 2 फंड के अंदर ओवरलैपिंग कितना है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 40% से ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा जा रहा है। तो कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं। उन्होंने जो सवाल पूछे उनका भी मैं जवाब दूंगा। सो ओवरलैप 40% से है, तो कम से कम आप कैसे करिए कि एक फ्लेक्सी कैप और एक ही मल्टी कैप आपके पोर्टफोलियो में रखिए। आपका पूरा पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, और जो भी मैं टारगेट के गोल के हिसाब से भी जो आप बोल रहे हैं, वो भी मैं पूरा पोर्टफोलियो जो आपने भेजा है उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। पराग परिक का जो फ्लेक्सी कैप है उसमें बने रहिए, ठीक है। आईसीआईसीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें बने रहिए। कोटक का मल्टी कैप में बने रहिए, पर निकलना किस में है? आईसीआईसीआई के मल्टी कैप में से निकलना है, क्योंकि फिर वो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है।
फ्रैंकलिन के फ्लेक्सी कैप में से निकल जाइए, क्योंकि वो फ्रैंकलिन और पराग परिक के फ्लेक्सी कैप में ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है। अभी टारगेट की बात करें, 20 साल में वो कम से कम यहाँ पे से 2 करोड़ 61 लाख 12% अनुमान से वो जुटा पाएंगे। तो उनका जो टारगेट वो सोच रहे हैं, यानी रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी उनको कैलकुलेशन ये करना होगा कि ये जो पैसा बनेगा 12% अनुमान से वो सफिशिएंट रहेगा कि नहीं रहेगा। और दूसरा उन्होंने एक सवाल पूछा था इंडेक्स फंड के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मेरी आम राय ये हमेशा रहती है कि एक्टिव फंड्स अभी भी इंडिया के लिए अच्छे हैं, एक्टिव फंड्स में निवेश कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक्टिव फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया है, वो काफ़ी सही है। इसमें अभी आप अगर इंडेक्स को जोड़ेंगे, इंडेक्स को शामिल करने चाहेंगे तो आपके फंड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी भी अगर आपका 10, 15, 20 साल, आपने तो 20 साल का है, तो 20 साल तक एक्टिव फंड्स अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो एक्टिव फंड्स में बने रहिए जी। तो एक्टिव फंड्स के साथ कंटिन्यू करिए। अगले कॉलर हमारे हैं आसिफ मुजावर, पुणे से हैं, 37 साल के हैं। आसिफ, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल था कि मैंने 2 फंड में इन्वेस्ट किया था 2022 में, SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ में 5000 पर मंथ, और उसके बाद में मैंने 1 साल पहले ICICI फार्मा में फार्मा 52 में ये किया है इन्वेस्टमेंट 5000 SIP। तो दोनों का वैल्यू अभी फिलहाल 4 लाख रुपीज हो चुका है। प्लस मैंने लास्ट मंथ से 30,000 रुपीज किए हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, और HDFC एडवांस ग्रोथ फंड में 10,000 पर SIP पर मंथ। जी जी। तो मुझे ये फंड पोर्टफोलियो चेक कराना था कि ये फंड सही है क्या, और मेरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ है 2030 के लिए 4 करोड़ रुपीज, और मैं प्लस एक लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट इज अराउंड लाइक 5 to 6 लाख रुपीज, जहाँ पे मैं ये मेरा टारगेट अचीव कर सकूँ। 2030 तक लक्ष्य है 4 करोड़ का, और क्या सलाह है आपकी? 2030 यानी यहाँ से 5 साल मनोज जी। 5 साल में तो 4 करोड़ जुटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत ही एक्सेप्शनली अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो हम सोच सकते हैं, बट इसकी उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। उम्मीद आप 12% के आसपास के रख सकते हैं। 12% अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भी वो ओवरऑल अगर देखें तो ज़्यादा कॉर्पस यहाँ पे से नहीं जुटा पाएंगे। वो कॉर्पस जो वो टारगेट करने की सोच रहे हैं उससे तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करिए और फंड को बार बार मत बदलिए, ये भी एक सलाह होगी। अभी आपके वैसे भी कम फंड्स हैं और उसमें भी आपने सेक्टोरियल फंड में काफ़ी कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा हुआ है, तो ऐसे पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, ये मेरी राय रहती है हमेशा। आप जो प्लेन वेनिला जो फंड्स होते हैं, यानी प्लेन वेनिला फंड्स यानी क्या, जो फ्लेक्सी कैप फंड, जो मल्टी कैप फंड, जो लार्ज एंड मिड कैप फंड, राइट, और फिर एक स्मॉल कैप फंड्स भी अगर मैंने रख लिए जो सिंप्लीफाइड होते हैं, ज़्यादा इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती है, सिंपल तरीके से वो निवेश करते हैं और सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन का आपको एक्सपोजर मिल सकता है। तो 4 करोड़ तो डेफिनेटली हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर उनको 4-5 लाख निवेश करना है, वो भी 5 साल के लिए है, तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी को मैं थोड़ा सा ना बोलूँगा, क्योंकि 5 साल में इक्विटी दोनों साइड जा सकती है, अप साइड भी जा सकती है, डाउन साइड भी जा सकती है, वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। तो बैलेंस फंड में डालिए, हाइब्रिड फंड्स में डालिए। हालांकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बैलेंस फंड आपको ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे, बट आपको टारगेट को थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ से कम 35 या 40 तक खींचना पड़ेगा। 4 करोड़ तो हासिल नहीं हो पाएंगे जी। तो थोड़ा रियलिस्टिक बनने की ज़रूरत है और थोड़ा हमें भी रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हम ले रहे हैं अपने कॉलर्स की क्वेरी, और हमारे पास जो अगली क्वेरी है विरल जी, वो ईमेल से आई है। क्वेरी पंकज कुमार है गाजियाबाद के। SIP 25,000 की कर रखी है, 3 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है, 8-10 लाख में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, और इक्विटी स्टॉक्स भी इनके पास 13 लाख है। तो मतलब ये इसको शामिल करके अपने पोर्टफोलियो के बारे में सलाह चाहते हैं। पोर्टफोलियो आपको मिल गया होगा, तो ये बताइए कि इनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, पोर्टफोलियो जब ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे।
आप जो SBI का ने निवेश किया है, SBI के 2 फंड्स में निवेश किया है उन्होंने, एक PSU है और कॉन्ट्रा फंड है। हालांकि PSU वापस से थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने निवेश किया है, और अगर यहाँ से देखेंगे तो PSU की थीम काफ़ी अच्छी रह सकती है और 5-6 साल तक। तो आप SBI के कॉन्ट्रा फंड में से निकल जाइए, दोनों फंड में से एक ही फंड रखिए, जो मैं SBI PSU फंड कह रहा हूँ। और जो फंड में से मैं निवेश करने के लिए बोल रहा हूँ कि निकल जाइए, तो आपको शिफ्ट करना है निपॉन के मल्टी कैप फंड में। आपका 1.5 करोड़ का जो टारगेट है दीपक जी, वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम 10 साल में 25,000 की SIP 12% के अनुमान से 10 साल में कम से कम 66 लाख के आसपास आप जुटा पाएंगे। तो 1.5 करोड़ तो आपका टारगेट जो आप हासिल करना चाहते हैं 10 साल में, वो नहीं हो पाएगा। कम से कम 66 लाख के आसपास आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपको 1.5 करोड़ ही टारगेट हासिल करना है तो कम से कम 65,000 की SIP 12% अनुमान से 1.5 करोड़ का टारगेट हासिल करके दे देगी। चलिए, तो मेरा ख्याल है कि जवाब आपको मिल गया होगा। और अच्छा है, कॉलर्स, ऐसे कॉलर्स जब कॉल करते हैं और सवाल पूछते, दूसरे लोगों को भी आइडिया मिलता है कि आपका लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग कितनी सही है या किस तरीके की आप प्लानिंग करें। एक और क्वेरी हमारे पास आई है ईमेल से, ये है दीपक कुमार दास उड़ीसा से, और 37 साल की इनकी उम्र है, 38,000 की SIP है, अभी करीब 3.25 लाख के इनके पास पोर्टफोलियो वैल्यू है, 5 साल में 50 लाख का लक्ष्य है। सब कुछ बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। दीपक जी का पोर्टफोलियो आपके पास है, बिरल जी बताइए इनके लिए सलाह क्या है। देखिए, पहले आज के कॉलर है जिनका पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड कह सकता हूँ उसको मैंने। हालांकि 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। अभी सोचेंगे कि पहले तो मैं बोल रहा था कि एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग का ही ये मामला है कि ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दोनों फंड को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोनों की स्टाइल अलग अलग है और ओवरलैपिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो दोनों फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू कर सकते हैं। 50 लाख का टारगेट 5 साल में आप नहीं जुटा पाएंगे। आपका जो टारगेट है उसको तो हासिल आप नहीं कर पाएंगे। कम से कम 12% अनुमान से यहाँ से 36 लाख के आसपास आप जुटा पाएंगे। अगर आप 55,000 की SIP करते हैं, तो 5 सालों में 50 लाख जुटा पाएंगे। जी, तो SIP बढ़ानी होगी, 55 लाख की करनी होगी। और टॉप 4 फंड्स जानने की बारी आ गई है। शो के आखिर में हम पहुंच चुके हैं। विरल जी, आपके टॉप 4 फंड्स की रिकमेंडेशन क्या है और क्यों है? देखिए, टॉप 4 फंड्स मैं हमेशा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं। हालांकि जो भी निवेशक या तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अपना रिस्क प्रोफाइल जान ले और अपना एक जो कंसर्न्स है उसको सेंटर स्टेज पर रखिए, इसको प्लानिंग करिए। पहले तो है कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है यहाँ से, मार्केट का जो वॉलेटिलिटी होगी अपसाइड डाउनसाइड सभी को कैप्चर करके फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। निपॉन का मल्टी कैप, इनोवेशन की बात की आज हमने, थीमेटिक की बात की, सेक्टोरियल की बात की, तो बंधन का जो इनोवेशन फंड है वो आप हासिल पा सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। और ये 3 इक्विटी के फंड के बाद एक कंजर्वेटिव फंड जो है पराग परिक का कंजर्वेटिव फंड। तो कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप, निपॉन का मल्टी कैप, बंधन इनोवेशन फंड और पराग परिक का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं, इनके रिकमेंडेशन है सबके लिए। ये कोई भी अपने पोर्टफोलियो में इन फंड्स को चुनाव इस वक्त कर सकता है, मार्केट के हिसाब से आपने ये रिकमेंडेशन किया। डेफिनेटली, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो पराग परिक को चुनिए, हाइब्रिड फंड है, और अगर आप लॉन्गर टर्म है तो आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और इनोवेशन फंड को शामिल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी सलाह देने के लिए हमारे दर्शकों को। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आप अपनी क्वेरीज भी हमें भेज सकते हैं। योर मनी का ये कार्यक्रम आपका पैसा बनाने, बढ़ाने और बचाने के लिए है। आप हमें ईमेल के ज़रिए अपना सवाल भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या 704-522-0000 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव जब चल रहा है उस वक्त भी आप अपने सवाल दे सकते हैं, हम वहाँ से सवाल उठाते हैं। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।